welcome to Super Moms. First of all, a lot of thanks for watching this video and giving a great response to my first video. Now let's start today's topic. तो आज का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में करनी है जिससे आप हेल्दी हो, आपका बेबी हेल्दी हो और आप पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बिना प्रॉब्लम के एंजॉय कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट अ डॉक्टर। तो होल प्रेगनेंसी जर्नी में आपके हस्बैंड के अलावा जो एक मेन सपोर्ट होता है वो एक डॉक्टर का होता है, जो आपको ये बताता है कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो, आपका बेबी हेल्दी है कि नहीं है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या मेडिसिन लेनी है। तो एक सही डॉक्टर का सिलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसमें आप फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आप किसी रिलेटिव मेंबर की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जाके रिव्यूज़ देख के आप अपना डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और सेफ़ फील करो। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ लोग का ये मानना है कि हम 3 या 4 महीने बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसके पहले कोई भी दवा या कोई भी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 महीने बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्यों ज़रूरी है। तो पहला रीज़न है कि जब बेबी 1 मंथ का होता है तो उसकी जो न्यूरल कॉर्ड होती है वो स्पाइरल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट करती है, जिसके लिए आपको फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको कि 3 या 4 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है जो आपको एक डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले एक डॉक्टर रिकमेंड करना है, उसके बाद से उसको जाना है और सारे सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने हैं। तो दूसरा रीज़न है कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ या हार्ट प्रॉब्लम हुई या फिर कोई और डिज़ीज़ हुई, तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मुझे थायराइड था प्रेगनेंसी से पहले। 6 महीने पहले मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड हो गया है। अभी मेरी पहली डोज़ 25 mg की चल रही थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो अचानक से मुझे बैक पेन से स्टार्ट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा, और हल्का हल्का फ़ीवर आ जाता था, या फिर मैं बहुत ही लेज़ीनेस फ़ील करती थी, मेरे से कोई काम नहीं ठीक से हो पाता था। तो जब मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैंने टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो फिर हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने भी तुरंत मुझे थायराइड का एक डॉक्टर रिकमेंड किया और मैं उसके पास गई। तो उसने मुझे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया कि थायराइड का बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होता है अगर सही समय पे आप सही डोज नहीं लेते हो। तो उसने भी मेरा तुरंत टेस्ट करवाया। शाम को उसने मुझे प्रेस्क्राइब किया कि मुझे कितने mg की दवा लेनी है, और मैंने सुबह से वो दवा स्टार्ट कर दी। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला कि अगर सही टाइम पे आप सही डोज़ नहीं स्टार्ट करते हो तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ये मेरा थायराइड का एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर कि और भी जो डिजीज़ है उनके भी कुछ जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स होते ही होंगे। तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है अगर आपका कोई भी डिज़ीज़ है पहले से। तीसरा रीज़न है कि अगर आपका पहले मिसकैरेज हुआ हो या फिर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे प्रेग्नेंट होने का और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स आपको पिल्स लिख के देती है, ओरल पिल्स होती हैं, जिससे वो आपके मिसकैरेज होने के चांसेस को काफ़ी कम कर देती है। तो आप सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिले, वो आपको जो भी आपके लिए प्रिकॉशंस होंगी वो बताएगी। तो अगर आपका पहले मिसकैरेज हुआ है या कोई भी पहले प्रॉब्लम रही है प्रेगनेंसी गेन करने में, तो आप सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। चौथा रीज़न है कि जब बेबी 11th वीक का होता है तो एक टेस्ट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का, जो आपको बताता है कि बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर डाउन सिंड्रोम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये टेस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर जल्दी जाएंगे तभी ये टेस्ट पॉसिबल है। आप 3 या 4 महीने बाद जाएंगे तो ये टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। तो ये कुछ रीजन्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि आपको क्यों जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाओ। सेकेंड पॉइंट है टेक अ सप्लीमेंट।
तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको भी पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस की आपको ज़रूरत होती है जो आप सिर्फ खाने से नहीं पा सकते हो। आपको कुछ अलग से सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं, जैसे कि विटामिन डी हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, फॉलिक एसिड हुआ। तो ये आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। और भी अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो और भी डॉक्टर विटामिन्स रिकमेंड करता है। तो जो भी डॉक्टर आपको दवाएँ लिख रहा है आप उसको रेगुलर बेस पे लीजिए। जैसे आपके लिए पानी पीना ज़रूरी है वैसे ही ये दवाएं भी प्रेगनेंसी में ज़रूरी हैं। तो आप एक दिन का भी मिस मत होने दीजिए। ये दवाएं आप रेगुलर बेस पे लीजिए। आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए ये दवाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसको रेगुलर लीजिए, मिस एक भी दिन मत करिए। थर्ड पॉइंट है डाइट का। तो जो एक मदर खाना खाती है वही बच्चे को खाना लगता है प्रेगनेंसी में। तो हमेशा आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। फुल ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, विटामिन रिच फूड होने चाहिए, विटामिन ए, बी, सी एंड प्रोटीन रिच फूड होने चाहिए, फाइबर रिच फूड होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तो मैं डाइट का एक डिटेल में वीडियो डालूँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो हम उसमें डिटेल में डिस्कसन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है एंटीनेटल क्लासेस। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने ये क्लासेस अटेंड की है विद माय हस्बैंड। तो मेरे हॉस्पिटल में ये क्लासेस चलाई जाती थी जो हम दोनों ही अटेंड करते थे। इन क्लासेस में ये बताया जाता था कि आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप में कौन से चेंजेस आएंगे, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, आपको लेबर पेन के बारे में बताया जाता है, आपको कौन सी ब्रेस्ट एक्सरसाइज करनी है जिससे बेबी को फीड करने में आसानी हो, आफ्टर डिलीवरी बेबी को आपको कैसे होल्ड करना है, उसको कैसे फीड कराना है, उसको कैसे बर्प कराना है, एंड बेबी केयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं उसके बारे में आपसे शेयर करती हूँ। तो एक दिन का टाइम लेते हैं आपके और आपके हस्बैंड का, और दोनों की वो मीटिंग फिक्स कराते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। और आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसका एक डिटेल डिस्कशन आपके हस्बैंड के साथ करते हैं। वो आपके हस्बैंड को समझाते हैं कि इस टाइम में आपको अपने वाइफ का कैसे केयर कर रखना है, कैसे उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कैसे आपको मैनेज करना है। तो काफ़ी डिटेल में वो लोग इस सारी चीज़ों पे बात करते हैं आपके हस्बैंड के साथ, जिससे ये होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है प्रेगनेंसी जर्नी में। एंड वो आपका जो हस्बैंड होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाता है कि आप में क्यों इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, आप क्यों इतने मूड चेंज, कभी आपको रोना आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे से आपका हस्बैंड भी आपको समझ पाता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे प्रीनेटल क्लासेस की यही लगी थी कि आपके हस्बैंड से बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड बनता है ये क्लासेस लेने से। तो मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर ही प्रीनेटल क्लासेस लें। आप के अगर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइज जो वो लोग बताएंगे वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही करना है। ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइजेस बताएंगे, आइदर आपके अगर हॉस्पिटल में एक्सरसाइजेस बता रहे हैं तो आपका वो थ्रू आउट पूरा आपके हिस्ट्री देख के ही आपको एक्सरसाइज बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का बहुत मेन रोल होता है प्रेगनेंसी में। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपका ज़्यादा वेट गेन नहीं होने देता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं उनको ठीक रखता है, आपके मूड को बूस्ट करता है, एंड आपको अच्छी नींद आने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है एक्सरसाइज से। एंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी काफ़ी एक्सरसाइज हेल्पफुल होता है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, आप यूट्यूब देख के या किसी और का देख के स्टार्ट ना करें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से जाके पूछें कि मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मेरी क्लासेस चलती थी हॉस्पिटल में एक्सरसाइज की, रोज़ 1 घंटे की, तो मैं वो जाके ज्वाइन करती थी, वहीं मैं करती थी। तो वहाँ पे भी कुछ लोग को अलाउड होता था करना सारी एक्सरसाइजेस, कुछ लोग को कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती थी। तो ज़रूरी है कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो मैंने 8th मंथ तक एक्सरसाइज अच्छे से कंटिन्यू किया था। आफ्टर दैट मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं घर पे कीगल्स एंड थोड़ा सा बहुत वॉक करती थी। तो एक्सरसाइज जब भी आप स्टार्ट करें अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।
6 पॉइंट है स्लीप का। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को 8 से 10 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। शुरू में मुझे लगता है कि सबको नींद आती है, बट जैसे जैसे बेबी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे इचिंग की हुई या फिर पैर में दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बाद में। तो मुझे लगता है बाद में नींद की काफ़ी दिक्कत होने लगती है। जैसे कि मुझे जब मैं 8th मंथ में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होता था, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती थी, तो मुझे 2 या 3 बज जाते थे रात में सोने में। तो उस टाइम आपको नींद मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर 6 बजे सुबह उठने की आपकी आदत है तो उस दिन आप 6 बजे ना उठो, आप 8 बजे उठो। 8 बजे उठ के आप एक्सरसाइज आधे घंटे करो या वॉक करो, उसके बाद से टाइम से आप ब्रेकफास्ट करो। 8 बजे से ज़्यादा लेट ना करो, क्योंकि एक हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है, तो ज़्यादा देर तक भी आपको नहीं सोना है। उसके बाद जो आपके घंटे बचे हैं उसको आप दिन में पूरी करिए अपनी नैप, एंड 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। जैसे आपको खाना पीना ज़रूरी है वैसे ही नींद भी ज़रूरी है। जब आप सोओगे तो आपका बच्चा भी रेस्ट करेगा, तो नींद बहुत ही ज़रूरी है। और स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, आपको हमेशा अपने साइड्स में लेटना है, कभी भी आपको सीधे या पेट के बल नहीं लेटना है, आपको हमेशा अपनी साइड्स में लेटना है। 7 पॉइंट है एंजॉय योर जर्नी। तो आफ्टर डिलीवरी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए, तो आपके पास अभी जितना टाइम है उसको फुल ऑन एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बेबी मून पे जा सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। फ़ोटो शूट से काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ आपकी बनती हैं, एंड आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आप कर सकते हो। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, काफ़ी अच्छे म्यूज़िक हैं जो बेबी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, जैसे गर्भ संस्कार म्यूज़िक हुआ तो आप वो सुन सकते हो। हमेशा आपको काम म्यूज़िक ही सुनना है, आपको लाउड म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनना है, एंड कभी भी हेडफोन आपको टमी के ऊपर नहीं लगाना है। कुछ लोग को मैंने देखा है कि हेडफोन टमी के ऊपर लगा देते हैं, फिर गर्भ संस्कार के ऑडियोज़ चला देते हैं, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, काफ़ी हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। बहुत लाउड आवाज़ जाती है बच्चे के ईयर्स में, काफ़ी बच्चा डर सकता है उससे, तो ये आपको नहीं करना है। तो म्यूज़िक आप ज़रूर सुनें, म्यूज़िक आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसको काफ़ी रिलीफ देता है, आपको भी रिलीफ देता है। तो आप जो कर सकते हैं जिसमें आप इंजॉय फील करो वो सारी चीज़ें करो और ये जर्नी आप इंजॉय करो। 8th पॉइंट है शेयर योर फीलिंग्स टू योर पार्टनर। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होती है तो काफ़ी सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। कभी आपको हेडेक होने लगता है, कभी आप किसी भी चीज़ को लेके टेंशन में आ जाते हो, या फिर आपको बहुत सारे कभी बैक पेन हो जाता है, या फिर कभी इचिंग होती है। तो ये सारी फीलिंग्स आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करो। कभी बेबी किक कर रहा है तो वो भी शेयर करो कि बेबी किक कर रहा है, आपके हस्बैंड भी उसे फील करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी आपको रिलीफ़ करती हैं। जब आप अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कोई आपकी टेंशन है वो शेयर करते हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको समझाता है, फिर आप भी थोड़ा रिलीफ़ फील करते हो। जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जब मुझे कभी हेडेक होता था या फिर मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमेशा विवेक ही स्लोली रब करते थे या फिर सर मेरा दबा देते थे। तो ये सारी चीज़ें जब वो करते तो काफ़ी मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती थी कि हाँ चलो मेरा पार्टनर तो मुझे समझ रहा है, इतनी हेल्प कर रहा है, तो इससे बहुत एक अच्छी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। तो हमेशा आप अपनी सारी फीलिंग्स अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें। 9th पॉइंट इज़ स्ट्रेच मार्क्स। तो मुझे लगता है कि ये टोटली डिपेंड करता है स्किन के ऊपर कि आपकी स्किन कैसी है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उनको कोई मार्क्स नहीं आते, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी उनके मार्क्स आ जाते हैं। तो मेरे भी मार्क्स आ गए थे, लेकिन मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, शायद मुझसे वो गलतियाँ हो गई तो मैं वो कुछ आपसे टिप्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हमेशा आप बेली को मॉइस्चराइज रखें, दिन में 2 या 3 बार। जब भी आपकी बेली लगे कि मॉइस्चराइज नहीं है तो उसको मॉइस्चराइजेशन लगा के, या कोई भी ट्यूब आपके मुझे एक डॉक्टर ने ट्यूब रिकमेंड की थी, मुझे वो लगानी होती थी, तो मैंने ये किया था, मैं ट्यूब वो ज़रूर लगाती थी। बट मुझे 8th और 9th मंथ में इचिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डायरेक्ट नेल से तो नहीं इचिंग करती थी, बट हाँ जो भी मैं कपड़े पहने रहती थी उसके ऊपर से ही जब मुझे होती थी इचिंग तो मैं शुरू हो जाती थी। तो मोस्टली विवेक ही हल्के हल्के रब करते थे, बट जब वो दिन में नहीं होते थे, ऑफिस होते थे, तो मैं
करने लगती। जब मैं खाना बनाती थी तो मुझे अजीब सा होने लगता तो मैं कर लेती थी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे ये मार्क्स आ गए, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो आपको इन 2 चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना है कि अपनी बेली को हमेशा आपको मॉइस्चराइज़ रखना है, एंड आपको इचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एक कॉटन का 3-4 बार उसको फ़ोल्ड करिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको रब करिए अगर आपको इचिंग हो रही है तो। मैंने लगता है कि मैंने यही गलती की थी कि मैंने उसको कपड़े के ऊपर से भी ऐसे इचिंग कर दिया था, तो इसकी वजह से मुझे मार्क्स आ गए थे। तो आप इसका ख्याल रखें। तो लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि बेबी अब कैसा दिखता होगा, कैसे डेवलप हो रहा है बेबी, अब क्या क्या उसका बन गया होगा, एंड वो क्या फ़ील कर रहा है, अब मुझे सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, उसके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए मैं क्या खाऊँ, मैं क्या पीऊँ, मैं कैसे रहूँ, मैं क्या एक्सरसाइज करूँ, एंड मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करूँ। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। जब आप भी प्रेग्नेंट होंगे या प्रेग्नेंट हैं तो आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और हर दिन ये क्वेश्चंस होते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। बहुत ही एक्साइटेड रहते हो आप जानने के लिए। तो इस डॉक्टर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है आपके इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है डॉक्टर के पास। उसको बहुत सारे और भी लेडीज़ को देखना होता है। आपके हेल्थ चेकअप वो करती है, आपके बेबी का हेल्थ चेकअप करती है, आपकी जो कुछ क्वेरीज़ होती हैं उनके आंसर करती है। उसके पास बहुत टाइम नहीं होता है आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बुक ख़रीद लीजिए, कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक बुक खरीद लीजिए, जिसमें डिटेल में काफ़ी मोटी बुक्स आती हैं, काफ़ी डिटेल में वीक बाय वीक सारा डिटेल्स उसमें होता है कि अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप में क्या चेंजेस आएंगे, बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बेबी में क्या डेवलप हो रहा है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हो, क्या ट्राई कर सकते हो, आप क्या खाओ, आप क्या पियो, आप कैसे रहो, आपके बेबी पे म्यूज़िक का क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही डिटेल्ड में वहाँ पे डिस्क्राइब होता है। तो आप एक बुक ख़रीद लीजिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक। जब भी आपको कोई भी क्वेरी हो आप उसमें जाके सर्च करिए, या फिर रोज़ आप उसको पढ़ सकते हैं। मोबाइल पे अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप काफ़ी देर तक मोबाइल पे स्क्रीन टाइम शेयर कर सकते हो, जिससे आपको नींद आने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मैं भी मोबाइल काफ़ी अवॉइड करती थी प्रेगनेंसी में। तो ये एक छोटा सा टिप है कि आपको ये बुक ख़रीद लीजिए और उसे आप पढ़िए प्रेगनेंसी में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो आपको ज़रूर करने चाहिए ताकि आप भी हेल्दी रहें एंड डिलीवरी टाइम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है डिलीवरी टाइम के लिए। तो उसके लिए आप रेडी रहें एंड आपका बेबी भी हेल्दी पैदा हो। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ पेरेंटिंग के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।